रात जितनी गहरी होती है उतना ही पुराना डर जाग उठता है। कुछ कहानियां समय के साथ धूल में दब जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो रात की खामोशी का हिस्सा बनकर हमेशा जिंदा रहती हैं। ब्रिटिश शासन का वो दौर जब गांव के ऊपर सिर्फ डर नहीं बल्कि परछाइयों की हुकूमत थी। कहा जाता है जब मनुष्य का लालच बढ़ता है तो वहां धरती अपने राज खुद नहीं संभाल पाती। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें खून की प्यास से बांधना पड़ता है। इसीलिए राजा वीरसेन के समय में जो खजाना छुपाया गया उसे सोने चांदी के बक्सों में नहीं बल्कि मृत्यु की कोख से जन्मी एक चुड़ैल चंडिका की निगरानी में रखा गया। और आज उसी खजाने की गंध, लालच, डर और तंत्र मंत्र की गूंज फिर से सुनाई देने वाली है, क्योंकि विक्रम अपनी विरासत और अपने अतीत के बोझ से लड़कर उस रहस्य के द्वार पर खड़ा होने वाला है। उसके साथ होंगे उसके साथी ध्रुवसेन और गंगाधर, जिनकी किस्मत भी उसी खजाने से बंध चुकी है। ये कहानी सिर्फ खजाने की नहीं, ये कहानी है अधूरी बलि, विकराल रूप, लालच, खोए रिश्तों, टूटते विश्वास और उन चीखों की जो इस धरती ने सदियों से दबा रखी हैं। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, सच हमेशा उजाला नहीं लाता। कभी-कभी वो अंधेरा देता है और फिर अंधेरा कभी लौटने नहीं देता। वो खजाना जो कभी मिला नहीं और वो भय जो कभी गया नहीं। अंग्रेजों के शासन वाली वो डरावनी रात, आकाश में बादल ऐसे भिड़ रहे थे जैसे किसी अदृश्य युद्ध की आवाज हो। गांव व्यासपुर की कच्ची पगडंडियों पर हवा पत्ते उड़ाती हुई दौड़ रही थी और उस तूफान में अकेला चलता एक युवक विक्रम। 4 साल बाद वो गांव लौट रहा था। दूरी और दर्द दोनों ने उसे बदला हुआ बना दिया था। विक्रम के मन में एक ही सवाल जल रहा था कि पिता ने आखिरी सांसों में जिस गुप्त खजाने का नाम लिया था वो सच है या उनके मन की कोई टूट चुकी आशा। उसने रात के अंधेरे में कंकड़ उड़ाती हवा को चीरते हुए गांव की पहली झोपड़ी देखी, वसुंधरा के पिता तारा प्रसाद की झोपड़ी। उसी जगह से गांव का असली प्रवेश शुरू होता था। जैसे ही विक्रम पास पहुंचा, झोपड़ी की खिड़की खुद ब खुद झटके से बंद हो गई। पता नहीं हवा से या किसी अदृश्य हाथ से। गांव की ये चुप्पी सामान्य नहीं थी। विक्रम ने चारों तरफ देखा। न घरों में चूल्हे जल रहे थे, न बच्चों की आवाजें, न बूढ़ों की खांसी। बस सन्नाटा, घना, भारी, डरावना। विक्रम मन ही मन बुदबुदाया, ये गांव इतना खामोश कैसे हो गया? कुछ तो हुआ है। अचानक झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। विक्रम ने हाथ में लाठी को कसकर पकड़ा, पर बाहर आया कोई इंसान नहीं बल्कि एक काला कौवा जिसकी आंखें लाल थीं। वो 3 बार कां कां करके उसी रास्ते की तरफ उड़ गया जहां कभी राजा वीरसेन की पुरानी हवेली हुआ करती थी। विक्रम का दिल धड़क गया। उसे पिता की अंतिम बातें याद आईं। खजाने को देखने की इच्छा मत करना बेटा, वो खून पीकर जिंदा रहने वाली रक्षक के हवाले है। अधूरी बलि मत होने देना, वो संसार का संतुलन बिगाड़ देगी। विक्रम ने सांस रोकी। डर कम था, जिज्ञासा ज्यादा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। तेज, भारी, मिट्टी को रौंदते हुए विक्रम मुड़ा तो देखा। विक्रम ध्रुवसेन की आवाज में हैरानी और अपनापन दोनों था। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। हाँ दोस्त, लौट आया हूं। ध्रुवसेन ने उसे गले से लगाया। तू इसलिए जा रहा था कि सुकून मिल सके और अब लौट आया है जब गांव की सांसें भी थम गई हैं? विक्रम ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ है यहां? ध्रुवसेन ने चारों ओर देखा, फिर कांपते स्वर में बोला, चंडिका जाग चुकी है। विक्रम के पैरों तले जमीन जैसे हिल गई। क्या मतलब? अधूरी बलि। ध्रुवसेन के होंठ लड़खड़ाए। जिस दिन तू गांव से गया उसके बाद एक अंग्रेज सिपाही ने चुड़ैल को बांध रखने वाली पवित्र रेखा तोड़ दी
उस रात बलि हुई पर पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद से चंडिका का विकराल रूप गांव के ऊपर छाया है। विक्रम की सांस अटक गई। उसे अब समझ आ रहा था कि गांव वीरान क्यों है। विक्रम और ध्रुवसेन पुरोहित के घर पहुंचे। अंदर सिर्फ लालटेन की हल्की लौ जल रही थी। वहीं बैठा था गंगाधर, पुरोहित का बेटा। पतला पीला चेहरा पर आंखें बेहद तेज और भरी हुई भय से। गंगाधर ने जैसे ही विक्रम को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। विक्रम, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ये गांव अब धरती पर नहीं, अंधेरे के अधीन है। क्यों? विक्रम गरजा। गंगाधर कांपते हुए बोला, क्योंकि जब बलि अधूरी रह जाती है तो चंडिका का शरीर नहीं, उसकी भूख बढ़ती है। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं आया हूं तो सच का सामना करूंगा। गंगाधर ने धीमी आवाज में कहा, सच खजाने में नहीं है, सच है उस श्राप में। वो उठा, एक पुरानी ताड़पत्र खोलकर लाया जिस पर राजवंश का प्रतीक बना था। ये वही मंत्र है जिससे राजा वीरसेन ने चंडिका को बांध रखा था, पर अंग्रेजों ने जब हवेली में पांव रखा तो ये मंत्र कमजोर हो गया और जब बलि देने लाया गया व्यक्ति भाग गया, चंडिका का रूप बदल गया। अब वो इंसान नहीं, परछाइयों के रूप में घूमती है। अचानक कमरे की दीवारों पर जैसे सांप की परछाइयां रेंगने लगी। गंगाधर सहम गया। वो सुन रही है, वो हमेशा सुनती है। तभी दरवाजा खुला। अंदर आई वसुंधरा, शरीर पर धोती, गले में ताबीज, आंखें संघर्ष और डर दोनों से भरी हुई। उसने विक्रम को देखते ही कहा, तुम्हें लौटना नहीं चाहिए था। चंडिका जाग चुकी है। वो हर उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसका खून राजा वीरसेन की वंशावली से जुड़ा है। विक्रम रुक गया। गंगाधर और ध्रुवसेन भी सन्न। विक्रम हिचकिचाया, लेकिन मेरा उस वंश से? वसुंधरा की आंखें भीग गईं। उसने धीमे से कहा, क्योंकि तुम वही वंशज हो विक्रम, राजा वीरसेन की रक्त रेखा के अंतिम उत्तराधिकारी। विक्रम के शरीर में एक झटका सा लगा। कमरे में मेरे पिता ने कभी कुछ नहीं बताया। वसुंधरा बोली, तुम्हारे पिता ने सच छुपाया, क्योंकि एक समय था जब पूरा खजाना तुम्हारे नाम लिखा गया था। लेकिन उस खजाने को पाने के लिए राजा वीरसेन ने एक तंत्र साधना की जिसने चंडिका को रक्षक बना दिया। विक्रम, और अब वो मेरे पीछे क्यों है? वसुंधरा, क्योंकि जिस दिन अधूरी बलि हुई उस रात उसने अपना विकराल रूप तुम में खोजा था। वो तुम्हें ढूंढ रही है ताकि वो तंत्र पूरा कर सके। ध्रुवसेन और गंगाधर एक साथ बोले, इसका मतलब विक्रम खतरे में है। वसुंधरा ने सिर हिलाया, खतरे में ही नहीं, वो उसका लक्ष्य है। बाहर फिर वही काला कौआ कां कां करके उड़ा। गंगाधर ने कांपते हुए कहा, यह संकेत है, हवेली तुम्हें बुला रही है विक्रम। ध्रुवसेन ने तलवार उठाई, तो हम तीनों साथ चलेंगे। वसुंधरा आगे बढ़ी, और मैं भी साथ जाऊंगी, क्योंकि उस हवेली के रास्तों का रहस्य सिर्फ मुझे पता है। विक्रम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब डर और साहस दोनों थे। वसुंधरा ने धीमे से कहा, मेरी बहन ध्रुविका उसी दिन गायब हो गई जिस दिन बलि अधूरी रही थी। मुझे लगता है वो हवेली में है, जिंदा या उसकी आवाज टूट गई। विक्रम ने एक दृढ़ सांस ली और कहा, अगर मेरी वजह से ये सब हुआ तो मैं इसे खत्म भी करूंगा। चारों मशाल उठाकर पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। उनका हर कदम भारी, हर हवा की सरसराहट अजीब, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रख रही हो। हवेली की दहलीज, जहां समय रुक जाता है। वृक्षों की घनी परछाइयां हवेली के टूटे शिखर पर झूल रही थीं। यह हवेली कभी राजा वीरसेन की थी, आज सिर्फ मौत की गूंज थी। जैसे ही वे दहलीज पर पहुंचे, गंगाधर की आंखें चौड़ी हो गईं। यहीं बलि अधूरी रुकी थी। उसने जमीन पर पड़ा पुराने हल्के लाल निशान की ओर इशारा किया। विक्रम आगे बढ़ा, पर हवेली का विशाल दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया, जैसे कोई भीतर से मुस्कुरा कर कह रहा हो, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वसुंधरा ने विक्रम का हाथ कस के पकड़ा। उसके शरीर में हल्का कंपन था। ध्रुवसेन बोला, जो भी हो,
हम साथ हैं। गंगाधर ने मंत्र पढ़ते हुए कहा। अंदर जाते ही कोई भी चीज असली नहीं लगेगी। चंडिका भ्रम, परछाइयां, आवाजें सबका इस्तेमाल करेगी। विक्रम ने सिर हिलाया। वे चारों अंदर दाखिल हो गए। हवेली अंदर से जितनी अंधेरी थी उतनी ही जीवित लग रही थी। दीवारों पर उकेरे पुराने तांत्रिक चिन्ह ऐसे चमक रहे थे जैसे उन्हें किसी ने अभी अभी खरोचा हो। अचानक ठक 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 ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। वसुंधरा सहम गई। ये वही आवाज है जो ध्रुविका के गायब होने के बाद हर रात आती है। विक्रम ने मशाल उठाकर छत की अंधेरी परछाइयों में एक सफेद परिधान वाली महिला का धुंधला सा रूप दिखा। बाल खुले, चेहरा छिपा हुआ, धीरे धीरे पीछे हटती हुई। वसुंधरा चीखी, ध्रुविका! विक्रम ने उसे पकड़ लिया। रुको, वे असली हो भी सकती है, यह शायद चंडिका का चक्र। ध्रुवसेन ने तलवार कसकर पकड़ी। जो भी है, हम उसके पास जा रहे हैं। सीढ़ियां चरमराती आवाजें करते हुए उन्हें ऊपर ले गईं। पहला कमरा बेहद पुराना पर व्यवस्थित था। बीच में एक विशाल तांत्रिक मंडल बना था। उसके ठीक केंद्र में एक रक्त सना खंजर रखा था। गंगाधर धीमी आवाज में बोला, यही वो खंजर है जिससे बलि दी जाती थी। विक्रम ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसकी उंगलियां खंजर के पास पहुंची, खंजर खुद ब खुद हवा में उठा और दीवार पर जा घुसा। ध्रुवसेन गरजा, उसने हमला किया! कमरे के कोने से एक स्त्री हंसी, धीमी, टूटी पर बहुत गहरी। एक परछाई दीवार से निकलकर सामने आई। चंडिका, चेहरा आधा मानव आधा जला हुआ, आंखें रक्तिम, बाल सांपों की तरह हिलते हुए और पांव जमीन को छुए बिना हवा में टिके। विक्रम और बाकी लोग पीछे हट गए। चंडिका ने धीमे से कहा, विक्रम, तू लौट ही आया मेरी अधूरी भूख पूरी करने। वसुंधरा उसके सामने खड़ी हो गई। तू उसे छू भी नहीं सकती। चंडिका हंसी, मैं उसे नहीं, वह खुद मेरे पास आएगा, क्योंकि ये उसके रक्त में लिखा है। हवा काली पड़ने लगी, मशालें खुद ब खुद बुझने लगीं, और तभी कमरे के एक कोने से एक धीमी आवाज आई, दीदी। वसुंधरा का दिल फट गया। ध्रुविका! पर जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी बहन का चेहरा धीरे धीरे पिघलकर काली राख में बदल गया। वसुंधरा वहीं गिर पड़ी। विक्रम ने उसे संभाला। चंडिका गरजी, विक्रम, अपनी जगह याद कर। खजाना तेरा है, पर उससे पहले तेरा खून मेरा है। और अचानक कमरा उनके पैरों के नीचे से टूटने लगा। फर्श खुलता गया और चारों अंधेरे की गहराई में गिरते चले गए। गहरा अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गिरते हुए जिस तरह हवा कानों के पास से सरसर गुजरती है, वह पर चारों को यह भी नहीं पता कि वह गिर रहे हैं या खींचे जा रहे हैं। विक्रम को लगा कि उसके आसपास कोई ठंडी उंगलियां लिपट रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर नीचे खींच रहा हो। वसुंधरा ने चीख मारकर विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम, मुझे छोड़ना मत। गंगाधर मंत्र पढ़ते पढ़ते कांप रहा था। ध्रुवसेन दांत भींचकर दूसरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और अचानक धप, चारों एक साथ किसी कठोर लेकिन ठंडी जमीन पर गिर पड़े। कुछ पल तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर मशालें अपने आप जल उठी। धीमी, पीली, कांपती लौ, जैसे खुद डरी हुई हो। सामने जो दिखाई दिया, उसने सबके शरीर से खून जैसा रंग उड़ा दिया। ये कोई साधारण तहखाना नहीं था। यह ऐसा स्थान था जिसे शायद कभी इंसानों ने देखने के लिए डिजाइन ही नहीं किया था। दीवारों पर काले खून के छींटे, फर्श पर पुराने यज्ञ कुंड, मिट्टी में धंसे हुए खोपड़ी और हड्डियों के ढांचे, और बीच में एक विशाल पत्थर का दरवाजा, जिस पर वही प्रतीक उकेरा था जो गंगाधर के ताड़पत्र पर था। दीवार से किसी स्त्री का धीमा रोना सुनाई दे रहा था, जैसे कोई सदियों से फंसी हो। वसुंधरा कांप गई। ये जगह क्या है? गंगाधर ने धीरे से कहा, यही वो महागर्भ कक्ष है, जहां राजा वीरसेन ने तंत्र साधना कर
चंडिका को जन्म दिया था। यहीं खजाना भी छुपा है। विक्रम ने भारी सांस लेते हुए कहा, और यहीं मेरी नियति लिखी गई थी। ध्रुवसेन में मशाल ऊंची उठाकर कहा, हमें यहां से निकलना है या फिर सच का सामना करना है, दो में से एक ही रास्ता है। पर सच तक पहुंचने से पहले अंधेरा अपना असली रूप दिखाने वाला था। अचानक कमरे की दीवारें कंपित होने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से मुक्का मारा हो। दीवार की दरारों से काली धुआं सी आकृतियां निकलने लगीं। लंबे हाथ, मुड़े नाखून, घिसटते पांव, मानो कोई मृतात्मा इस जगह से बंधी हो। गंगाधर चिल्लाया, ये अधूरी बलि की आत्माएं हैं, ये किसी भी इंसान का रूप ले सकती हैं, इनसे बचो। पर चेतावनी देर से आई। एक परछाई अचानक ध्रुविका का रूप लेकर वसुंधरा के सामने आ खड़ी हुई। दीदी! वही आवाज, वही चेहरा, वही कांपती पलकें। वसुंधरा पिघल गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ध्रुविका, मैं जानती थी तू जिंदा है। परछाई मुस्कुराई, होठों के कोनों से गहरी काली दरारें खिंचते हुए, जिंदा? शायद। और अगले ही पल वो आकृति लंबी होकर अचानक वसुंधरा की गर्दन पकड़कर हवा में उठा ले गई और वसुंधरा का गला घूटने लगी। विक्रम गर्जा, छोड़ उसे! वो आगे कूदा और तेजी से उस आकृति पर वार किया, पर वार हवा में धंस गया। परछाई धुएं में बदलकर विक्रम के पीछे जा पहुंची। विक्रम मुड़ा। परछाई के चेहरे पर अब उसकी अपनी शक्ल थी। तू कौन है? परछाई हंसी। तू ही हूं, तेरे अंधेरे का रूप। विक्रम झटका खाकर पीछे हट गया। ध्रुवसेन गर्जा, तलवार घुमाता हुआ, तू मेरी आंखों के सामने किसी को नहीं छू सकता। उसने वार किया और परछाई गायब हुई। वसुंधरा जमीन पर गिर पड़ी, सांसें तेज। गंगाधर चिल्लाया, ये आत्माएं चेतावनी है, असली दुश्मन आने वाली है चंडिका। और तभी पूरा कक्ष हिल गया। पत्थर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसके अंदर से ऐसी हवा निकली जैसे किसी सड़ी हुई लाश की सांस हो। कमरा लाल चमक से भर गया और वहां लाल धुएं के बीच पहले दो आंखें दिखीं, फिर चेहरा, फिर पूरा विकराल शरीर। चंडिका! अब उसका रूप पहले से 10 गुना भयानक था, मानो लाशों से बना हुआ शरीर। उसकी आवाज गुफा को कंपा रही थी। विक्रम, तू आखिर मेरे पास आ ही गया। विक्रम ने तलवार उठाई। मैं अपनी विरासत बचाने आया हूं। चंडिका हंसी, गहरी, सीना चीर देने वाली हंसी। तेरी विरासत? तेरी नसों में राजा वीरसेन का खून बहता है, और जब तक वो खून टपकेगा नहीं, ये खजाना तेरा नहीं हो सकता। विक्रम गुर्राया, तू मेरे खून को तंत्र पूरा करने के लिए चाहती है? चंडिका ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से काले धागे सी ऊर्जा निकलकर विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम ने बचने की कोशिश की, पर ऊर्जा ने उसकी छाती में धंसकर उसे पत्थर की दीवार से टकरा दिया। ध्रुवसेन और गंगाधर आगे बढ़े, पर चंडिका के इशारे से दोनों हवा में उठकर दूर जा गिरे। वसुंधरा चिल्लाई, विक्रम! चंडिका उसकी ओर मुड़ी। तू उसकी ढाल नहीं बन सकती, वो मेरी अधूरी साधना है। पर वसुंधरा ने हार नहीं मानी। वो गंगाधर से वो किताब लेकर दौड़ी जिसमें तांत्रिक मंत्र था। तू उसे नहीं ले सकती। वसुंधरा चंडिका पर टूट पड़ी। चंडिका ने उसे हवा में उठा लिया। उसकी उंगलियां वसुंधरा की गर्दन में धंसने लगीं, पर तभी कुछ असमंजस भरा हुआ। चंडिका का चेहरा कुछ पल के लिए नरम पड़ा, जैसे उसे कोई याद आ गई हो। उसने वसुंधरा को गिरा दिया, डगमगाई और अचानक अपनी आंखों को पकड़ लिया। गंगाधर चौंका। ये क्या? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरे खून में वही शक्ति है जिससे तुझे बांधा गया था। मेरे वंश का खून ही तुझे नियंत्रित कर सकता है। चंडिका चीखी, नहीं!
कमरा कांपने लगा। चंडिका पीछे हटने लगी। विक्रम आगे बढ़ा। पत्थर का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर जो था उसे देखकर चारों की सांसें थम गईं। सोने की ईंटें, रत्नों के पर्वत, रुपयों से भरे घड़े, प्राचीन हथियार और एक सिंहासन जिस पर धुएं से बना हुआ एक प्रेत बैठा था। गंगाधर की आवाज कांपी, राजा, वीरसेन। प्रेत ने धीरे धीरे गर्दन उठाई। उसने विक्रम को देखा। तू मेरी रक्त रेखा का अंतिम उत्तराधिकारी। विक्रम आगे बढ़ा। यदि आप मेरे पूर्वज हैं तो मुझे बताइए, आपने चंडिका को रक्षक क्यों बनाया? राजा वीरसेन ने भारी स्वर में कहा, मैं अपने खजाने को दुनिया के लालच से बचाना चाहता था, पर मैंने गलती की। साधना अधूरी रह गई और चंडिका रक्षक नहीं, एक श्राप बन गई। वसुंधरा ने पूछा, तो इसे समाप्त कैसे किया जाए? राजा वीरसेन बोले, श्राप वहीं खत्म होता है जहां शुरू हुआ था। उन्होंने एक सोने की थाली में रखा रक्तयुक्त कलश उठाया। जिस खून से चंडिका जन्मी, उसी खून के उत्तराधिकारी से उसकी मुक्ति होगी। विक्रम, यह तेरी नियति है। विक्रम ने थाली पकड़ ली। हाथ कांप रहे थे। ध्रुवसेन बोला, हमारे साथ है, तू अकेला नहीं है। चंडिका फिर से कक्ष में दाखिल हुई। अब वो पूरी तरह विकराल, विकृत, चीखती हुई, तू मेरा श्राप नहीं तोड़ सकता। राजा वीरसेन की आत्मा उठी। तेरा समय पूरा हुआ चंडिका। कमरा युद्ध भूमि बन गया। चंडिका हवा में उड़ी। उसके बालों से काली लपटें निकल रही थीं। उसने विक्रम पर हमला किया, पर गंगाधर मंत्र पढ़ते हुए उसके सामने आ गया। ऊर्जा गंगाधर से टकराई। वह जमीन पर गिरा, लहूलुहान। गंगाधर! ध्रुवसेन चिल्लाया और तलवार लेकर चंडिका पर टूट पड़ा। चंडिका ने उसके वार को अपनी हड्डी जैसे हाथ से रोक लिया। उसकी पकड़ कितनी मजबूत कि तलवार चटक गई। ध्रुवसेन लड़खड़ा गया। वसुंधरा विक्रम के पास आई। विक्रम, ये खून का कलश, इसे चंडिका के मस्तक पर अर्पित करो। चंडिका चीखी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने विक्रम को एक और झटका। विक्रम पीछे गिर गया, लेकिन उठ खड़ा हुआ। विक्रम, तू मेरी वंशावली का श्राप है और मैं आज उसे समाप्त करूंगा। वह दौड़ा। चंडिका गरजी। हवा लाल हो गई। कमरा कांपा और विक्रम ने झपट कर कलश चंडिका के मस्तक पर दे मारा। एक भयंकर चीख गूंजी। चंडिका का पूरा शरीर लाल आग में जलने लगा। चेहरा पिघलने लगा। वह तड़पने लगी, नहीं, मैं अमर हूं, अमर। विक्रम चिल्लाया, अब नहीं। अंतिम चीख, और चंडिका राख बनकर हवा में उड़ गई। कमरा शांत हो गया। राजा की आत्मा मुस्कुराई, विक्रम, तूने श्राप तोड़ दिया। अब खजाना तेरी विरासत है। विक्रम ने सिर हिलाया, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहता था। राजा की आत्मा गर्व से बोली, इसलिए तू योग्य है। राजा की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। अब मेरा समय पूरा हुआ, और वह गायब हो गया। खजाने वाला कक्ष ढहने लगा। दीवारें टूटने लगीं। ध्रुवसेन गंगाधर को उठाकर बाहर भागा। वसुंधरा ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। चारों दौड़कर बाहर निकले। जैसे ही दहलीज पार की, पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ ढह गई। चारों ओर शांति। हवा में राख उड़ रही थी। गांव की परछाइयां रात में टिमटिमाते दियों की तरह वापस जाग उठीं। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। सदियों का श्राप टूट चुका था। सूरज उग रहा था। पहली बार गांव में रोशनी थी। वसुंधरा धीरे से बोली, ध्रुविका तो वापस नहीं आई, पर तेरी आत्मा अब मुक्त है। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। अब कोई भी आत्मा इस हवेली के कारण नहीं रोएगी। गंगाधर लंगड़ाते हुए आया, तूने अपना भाग्य बदला है विक्रम। ध्रुवसेन मुस्कुराया, अब तू सिर्फ वंशज नहीं, अपने लोगों का रक्षक है। विक्रम दूर ढही हुई हवेली को देखते हुए बोला, खजाना सोना चांदी नहीं था, खजाना तो ये गांव था, इसके लोग और वो रात जिसे हमने अंधेरे से वापस छीना। हवा हल्की हुई, पक्षी चहके, और सदियों पुराना श्राप
उस सुबह के सूरज में हमेशा के लिए खत्म हो गया।